नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए सेशन में। तो 2000 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं हम। इसमें हमारे आज की पहली क्लास होने वाली है। शुरुआत करते हैं पहली क्लास से। तो सीईटी 2024 का एग्जाम आने वाला है और पटवारी और पशु परिचर की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इससे संबंधित राजस्थान जीके से संबंधित हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाई है, जिसमें आज की पहली क्लास होगी। और आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर लास्ट में कमेंट करना है। कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ पूरी क्लास को जरूर देखना और सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और सेशन में पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा जिला जो है वो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस की बात करें, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा। तो डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करौली को डांग की रानी कहते हैं, डांग की रानी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो धौलपुर, धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है अपना, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है वहां से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार, उड़िया का पठार, पोराट का पठार। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? ये हमारे चित्तौड़ में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में स्थित जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊपरमाल का पठार कहते हैं भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। और बात करें मेसा के पठार की, तो मेसा का पठार जो है वो किन नदियों के संगम पर है? तो बेडच और गंभीरी, बेडच प्लस गंभीरी। और इसकी बात करें तो इसमें क्या है? तो मेसा के पठार पर स्थित है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर। बात करें उड़िया का पठार, उड़िया का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कितना मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर, 1360 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा पठार है। बात करें फोरहाट के पठार की, फोरहाट का पठार जो है वो कहाँ पर है? सिरोही में। अगला प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी जो है वो अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है? कौन सी सहायक नदी है जो कि किससे उत्पन्न नहीं है? तो अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है। यानी कि जो लूनी की नदी है उसके बाईं ओर से उत्पन्न नहीं है, लूनी नदी जो है वो उसके बाईं ओर से उत्पन्न नहीं है, दाईं ओर से उत्पन्न है। ये प्रश्न इसकी जगह पे पूछा जा सकता था। यानी कौन सी जो लूनी की सहायक नदी है वो लूनी में दाईं ओर से मिलती है। बात करते हैं जवाई नदी, सूगड़ी नदी, सागी नदी, चौजड़ी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी सहायक नदी जो अरावली से उत्पन्न नहीं है? चौजड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौजड़ी नदी जो है वो अरावली की, मतलब सहायक नदियों में अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है, लूनी की। और बात करें इसकी चौजड़ी नदी की, तो कहाँ से उत्पन्न है? नागौर से, नागौर से उत्पन्न है। और बात करें ये तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मतलब कि लूनी में मिलती है, दाईं ओर से लूनी में मिलती हैं, एकमात्र सहायक नदी। बात करें अगले प्रश्न की, तो बाकी सब नदियाँ चवई, सूगड़ी, सागी ये सभी जो है बाईं ओर से मिलती हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? तो किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? अकाल राहत कार्य हेतु 1891-92 में करवाया गया था। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फौज सागर झील, नक्की झील। तो किस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? फौज सागर जो है झील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फौज सागर झील जो है उसका निर्माण
1891-92 में किसके तहत करवाया गया था? तो अकाल राहत कार्य हेतु। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है। बात करें इसकी तो इसका किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? इंजीनियर फोय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? नक्की झील। कहाँ पर है? तो आबू पर्वत पर। बात करें फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न है राजस्थान की किस नदी पर माकली बांध बना हुआ है? तो आंसर कमेंट कीजिए। किस नदी पर माकली बांध बना हुआ है? बांडी नदी पर, लूणी नदी पर, चवई नदी पर, सूगड़ी नदी पर। तो बांगली बांध जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? बांगली बांध जालौर में। और किस नदी पर बना हुआ है? बात करें तो सूगड़ी नदी पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लूणी की सहायक नदी सूगड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांगली बांध। और बात करें जवई बांध की, जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना। किन जिलों में निर्मित है? जो इसरदा बांध परियोजना है वो किन जिलों में स्थित है? कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, टोंक और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसरदा बांध परियोजना किन जिलों की मतलब की सम्मिलित परियोजना है? झालावाड़ और बारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ और बारा में स्थित है इसरदा बांध परियोजना। किस नदी पर है ये भी पूछ ले तो बनास नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो सातवां प्रश्न क्या है? तो सातवां प्रश्न है अपना कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? आंसर कमेंट कीजिए। और उनके नाम की भी बात करेंगे। वनस्पति, तापमान, वर्षा और वायुदाब। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। बात करते हैं इसकी, तो हमारा कौन सा प्रश्न था? सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में बात करते हैं कि कितने भागों में बांटा है राजस्थानी जलवायु को? 4 भागों में। और 4 भाग कौन से हैं? AW, CWG, BSHW, BWHW। ये 4 भागों में बांटा गया है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को। और किसका आधार क्या है इसका? तो वनस्पति इसका आधार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो नागौर, पाली और जोधपुर बाड़मेर का क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बात करें काली मृदा, लाल मृदा, लाल पीली मृदा, ब्लू मृदा। तो नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लू मृदा। बालू सहित मृदा जो है उसको ब्लू मृदा कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू मृदा जो है वो नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, काम नहीं है, कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नागौर, दौसा, चूरू, झुंझुनू। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चूरू के बाद कौन सा है? जोधपुर। उसके बाद जैसलमेर। उसके बाद प्रतापगढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ तो ज़्यादा में आ जाएगा। चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, ये हैं वो कम वन क्षेत्र वाले 3 जिले हैं। और सबसे कम तो है वो कहाँ पर है? चूरू में है। उससे फिर जोधपुर और जैसलमेर में। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? रणथंभौर, केवला देवी, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? सवाई
माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 में। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। 1955 में अभयारण्य का दर्जा, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और रणथंभौर की बात करें तो यहाँ पर 1973-74 में पहली बाघ परियोजना संचालित हुई थी। बाघ परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी कमेंट कीजिए, नाथरा की पाल जो खान है वो किस खनिज की खान है? सलूम्बर में, शाहपुरा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाथरा की पाल जो है उदयपुर में स्थित है। और नाथरा की पाल खान जो है वो किस खनिज की खान है? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क की खान है नाथरा की पाल। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में अवस्थित है? ये क्वेश्चन जो है वो पुराने जिलों के हिसाब से हैं। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 3 जिलों में, 2, 4 में, 5 में, 2 में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 जिलों में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 2 जिलों में अवस्थित है। और बात करें इनमें तो अब कितने जिले आते हैं? अब तो पहले तो अलवर आता है, एक आता है डी करता है, और कौन सा आता है? खेरथल तिजारा। और कौन कौन से स्थान आते हैं? मुंडावर और किशनगढ़। ये जो क्षेत्र हैं वो आते हैं किसमें? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और इसका उद्देश्य क्या है? मेव जाति है उसका विकास। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है अपना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर, 10 जून। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया? कोटा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बूंदी। तो राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। और दूसरा कहाँ पर है? कोटा में। दूसरा जो है वो कोटा में स्थापित है और पहला जो है वो जोधपुर में है। अभी तक 2 स्पाइस पार्क जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। मसाला उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं, मसाला उत्कृष्टता केंद्र। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा। अगला 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। परिवहन और पर्यटन और जनसंख्या से अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी आपको याद रखना। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग अप्रैल 1874, अगस्त 1889, दिसंबर 1883, जनवरी 1885। राजस्थान का पहला रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? तो पहला रेल मार्ग प्रारंभ हुआ अप्रैल 1874। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल 1874 में पहला रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। और ये कहाँ से कहाँ तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आगरा फोर्ट यूपी। आगरा फोर्ट यूपी से कहाँ तक प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ बांदी कुई दौसा तक क्या हुई थी? पहली रेल मार्ग सेवा प्रारंभ हुई थी, यहाँ भी पहली रेल चली थी। और किसके द्वारा चलाई गई थी, यानी किसके समय चलाई गई थी? सोई राम सिंह द्वितीय। जो राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह द्वितीय के समय चलाई गई थी अप्रैल 1874 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम रही है?
नगरीय जनसंख्या न्यूनतम किस जिले में? दौसा, करौली, जैसलमेर, कोटा। तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में रहा है? जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जैसलमेर में रहा है और सर्वाधिक प्रतिशत हमारे कोटा में रहा है। सर्वाधिक कोटा में रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर क्या थी? जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि दर है वो क्या थी? 32.97, 21.31, 28.41%, 28.44%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि पूछी है राजस्थान में, वो कितनी थी? 21.31%। 21.31% जो है वो दशकीय वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? देवगढ़ देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ की है? जो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वो किस जिले की संबंधित है? बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित है? जैसलमेर में। जैसलमेर में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना जो है उसके मतलब कि स्थापित किए गए हैं। और देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ से संबंधित है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। जो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी। ये भिवाड़ी नहीं है, भिवाड़ी है। भिवाड़ी, उदयपुर, रामगढ़, बीकानेर। तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई? रामगढ़, जैसलमेर। रामगढ़, जैसलमेर में स्थापित की गई पहली प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? औरंगजेब जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण राजस्थान के किस दुर्ग में करवाया? कागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो किस दुर्ग में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? कागरोन दुर्ग। कागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? झालावाड़। झालावाड़ का कागरोन दुर्ग है उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीना का कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। पन्ना मीना का कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में स्थित है पन्ना मीना का कुंड। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो जो है वो किस मंदिर को कहा जाता है? शिव मंदिर बड़ौली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कसुआ। तो हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिव मंदिर भंडदेवरा। शिव मंदिर जो भंडदेवरा मंदिर है उसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है जोगी महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? इस दुर्ग में स्थित है जोगी महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो जोगी महल जो है वो किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग जो है वहाँ पर स्थित है जोगी महल। और बात करें रणथंभौर दुर्ग की, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन है कि क्या कथन है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद दुर्ग है। बात करें इसकी तो बख्तरबंद कैसे हैं? तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसी कारण ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न तो 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है बिल्लाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिल्लाड़ा जो क्षेत्र है उसका संबंध किस लोक देवी से है? जीण माता, करणी माता, आई माता और शीतला माता। तो बिल्लाड़ा का संबंध जो है वो किस लोक देवी से है? तो इसकी बात करें तो बिल्लाड़ा का संबंध है हमारी आई माता से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्लाड़ा जोधपुर। बिल्लाड़ा जोधपुर का संबंध है आई माता से। और आई माता जो है उन्होंने आई पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया था। और जीण माता का संबंध सीकर से है। जीण माता का संबंध सीकर से है। और करणी माता का संबंध देशनोक बीकानेर से है, देशनोक बीकानेर से। शीतला माता का संबंध चाकसू जयपुर से।
चाकसू जयपुर से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? जो गोगा जी थे वो किस शासक के समकालीन थे? अकबर, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर। तो गोगा जी ने किस शासक से युद्ध किया था? किस मुगल बादशाह से युद्ध किया था? सॉरी, किस शासक से युद्ध किया था? महमूद गजनवी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोगा जी ने गायों के लिए गायों की रक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध किया था। सॉरी, गोगा जी जो है उन्होंने उसके जो मोसरे भाई थे सर्जन और अर्जन दोनों जो है वो महमूद गजनवी की तरफ मिल गए थे और गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी, संत माऊजी, चरणदास जी, रामदास जी। तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत माऊजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संत माऊजी जो थे वो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और संत माऊजी जो थे उन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर रखी? बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। यहाँ पर इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? तो 28वां प्रश्न है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यानी मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपाषना चरित्रम, भागवत रागिनी। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पहले परीक्षाओं में पूछा गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बात करेंगे हम। तो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। और दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपाषना चरित्रम, ये दूसरा है। पहला है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपाषना चरित्रम जो है वो दूसरा चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य है वो कालबेलिया जाति से संबंधित है? अग्नि, अंडोनी, पनिहारी, वालर। तो कौन सा लोक नृत्य जो है कालबेलिया जाति से संबंधित है? पनिहारी। पनिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। वालर नृत्य जो है ग्रासियों का नृत्य है, ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों का घूमर भी इसे कहा जाता है। और इंडोनी नृत्य जो है वो अग्नि नृत्य चेस्नाती संप्रदाय का, चेस्नाती संप्रदाय का नृत्य है। इंडोनी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का नृत्य है? ये भी राजस्थानी लोक नृत्य है और ये जो इंडोनी नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र का है। बात करते हैं 30वें प्रश्न की, आज के लास्ट प्रश्न की। इस सीरीज में हम डेली 30 प्रश्नों की बात करेंगे। 30 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 30 प्रश्नों की चर्चा तो करेंगे ही और 30 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। CET 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण, राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 2000 प्रश्नों की सीरीज आप सफल बनाएंगे। और बात करते हैं 30वें आज के लास्ट प्रश्न की। अली बख्शी ख्याल जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं? अली बख्शी ख्याल जो है किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? चित्तौड़, कोटा, अलवर, भरतपुर। किस क्षेत्र में प्रचलित हैं अली बख्शी ख्याल? अलवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलवर। तो 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करना। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।